हेलो एवरीवन, आज है 11th ऑफ द अप्रैल 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उन सभी का हम फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट डे होता है, कई बार वो हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं कि नया इनिशिएटिव करते हैं कि जिस दिन भी हम हिंदू एनालिसिस पढ़ेंगे उस दिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट डे हुआ और वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम से रिलेट करता हुआ तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज कौन सा डे है तो याद रखना, आज कौन सा है 11th ऑफ द अप्रैल और आज हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा, तो याद करना। अच्छा देखो, भारत ऐसी पहली कंट्री है जो ऐसा करती है, ध्यान रखना क्या होता है इसके अंदर, तो याद रखना सबसे पहली कंट्री जिसने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया, तो समझ सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ही रहा होगा, है ना। तो याद रखना कौन सा डे है आज, तो आज है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, एवरी ईयर 11th ऑफ द अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्या इसमें समझना कि ये पहली बात तो किस लिए किया जाता है, तो देखो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना, या जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है उनके लिए, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान में रखना है ना, उनकी जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल हमारी इंडिया का जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या करती है, इस डे को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, या इसको मैं कह सकता हूं WRAI। और ये किस दिन इसको सेलिब्रेट करती है, तो याद रखना जो कस्तूरबा गांधी जी थी, उन कस्तूरबा गांधी जी का क्या होता है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इसी दिन से WRAI हर साल 11th ऑफ द अप्रैल को सेलिब्रेट करता है एज नेशनल मदरहुड डे के नाम से। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आज की जो हमारी न्यूज है उसके ऊपर आगे चलते हैं। तो पहली न्यूज हमारे सामने आती है, देखो आपने ये वाली न्यूज देखी होगी सबसे पहले, DGTR। देखो होता क्या है समझना, जो DGTR है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड, ठीक है, करता क्या है कि ये इंडिया में जितना भी ट्रेडिंग का काम होता है उस सबको देखने का काम करता है। याद रखना है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, या सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये बना कब था, तो याद रखना ये कब बना होता है, 2016 में। ठीक है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी होती है, तो आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। ठीक है, अब समझना कि एक्चुअल में होता क्या है। इसने क्या किया, ये जितना भी ट्रेड होता है हमारा किसी भी प्रोडक्ट को लेकर उसको देखने का काम करता है। अब इसने क्या किया, रिकमेंड्स एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड इंपोर्ट। अब समझना सोडियम साइनाइड क्या होता है, तो सोडियम साइनाइड है ना, क्या होता है सोडियम साइनाइड, तो इसका फॉर्मूला होता है NaCN। ठीक है, यूज किस में होता है, तो जो हम पेंट बनाते हैं, ठीक है, या जो कलर वगैरह करते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब इसके ऊपर इन्होंने कहा कि कितने परसेंटेज या इसकी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अब आपको बस एक बात समझना है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, तो सिंपल समझना कि मान लो मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये जो मार्कर है ये हमारे इंडियन मार्केट में बना है, किसी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक दूसरा मार्कर है जो चाइना से आया है, मान लो फॉर एग्जांपल अदर कंट्री से आया है। ये जो इंडिया का मार्कर है इसकी कीमत है 10 रुपए। ठीक है, अब इसकी कीमत है 10 रुपए, लेकिन सरकार इस पे टैक्स वगैरह लगा के मान लो आप तक जब ये पहुंचता है तो 20 रुपए का हो जाता है। कहने का मतलब ये है इसकी MRP जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो 20 रुपए है, तो दुकानदार तो आपको 20 में देगा। लेकिन ये जो चाइना वाला मार्कर है, ये सोचो कि इन्होंने टैक्स इतने कम कर रखे हैं कि इन्होंने इस प्रोडक्ट को हमारे इंडियन मार्केट में 10 रुपए में अवेलेबल करा रखा है। तो ये चाइना वाला मार्कर मिलता है 10 रुपए में, इंडिया वाला मिलता है 20 रुपए में। अब एक बात बताओ, आप जब आप इसको खरीदने जाओगे तो खरीदते टाइम बाजार में आप कौन सा खरीदोगे, ये 20 वाला कि 10 वाला? तो मैं ये कहूंगा कि अगर इंडिया को देखा जाए, इंडिया की पुअर्टी रेट को देखा जाए, इंडिया के लोगों की
माइंड को देखा जाए, यहाँ की मानसिकता को देखा जाए, तो हम क्या करेंगे, सस्ते वाले की तरफ जाएंगे। और हमें ये पता है बाहर का है तो अच्छा ही होगा, तो हमने क्या किया, चाइना वाला 10 रुपए का मार्कर खरीद लिया। अब जो इंडिया का 20 रुपए वाला मार्कर था उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा। डंप मतलब वेस्ट, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसकी वैलिडिटी हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा, जो भी होगा। तो ये जो इंडिया का जो मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डंप होने से, डंप मतलब कूड़े में जाने से बचाने के लिए जो सामने वाला प्रोडक्ट है, इसके पैरेलल में, इसके उसमें कंपटीशन में, उसको या उसके ऊपर उसके बराबर जो टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा, जो ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डंप होने से बचाया जा सके, उस टैक्स को, उस ड्यूटी को हम क्या कहते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। बात समझ में आ गई ना। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हो गया, बेसिकली दोबारा से समझ लेना, अपने इंडियन प्रोडक्ट को डंप होने से बचाने के लिए सामने वाले कंपीटिटिव जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो टैक्स लगता है उसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। और याद रखना, ये जरूरी नहीं है हर प्रोडक्ट पे लगे, ठीक है, ये सिर्फ उस प्रोडक्ट पे लगाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा हो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो हमारा DGTR है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे ट्रेड वगैरह को देखता है। जैसे दुनिया में कौन देखता है, तो WTO देखता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में बना था और 164 उसके मेंबर है, ठीक है। और अगर बात करें इंडिया में कौन देखता है, तो कौन देखता है, DGTR। और इसने अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिकमेंड किया, तो आपको ये पता होना चाहिए एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हर बार ऐसा होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। हाउ लेवेंडर टर्न स्मॉल फार्मर्स इनटू बिग बिजनेसमैन इन जम्मू कश्मीर डोडा। समझना, ये जो लेवेंडर है ना, ये कलर आपको दिख रहा होगा ना, इस कलर को हम क्या कहते हैं, लेवेंडर कलर भी कह देते हैं। तो ये जो फार्मिंग है, ये जो कल्टीवेशन है लेवेंडर का, एक्चुअल में समझना ये कहाँ का है, तो ये यूरोप का है, ठीक है। ये जो पेड़ है या ये जो प्लांट है, ये यूरोप का ओरिजिन प्लांट है, सॉरी। अब क्या हुआ, इसको इंडिया में लगाया गया। अब समझना इसकी वैल्यू क्या है। इससे आपने देखा होगा बहुत सारी जो साबुन होती है ना, नहाने की जो सोप वगैरह होती है, बहुत सारे परफ्यूम वगैरह होते हैं, उसके अंदर यूज होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेवेंडर है, इसका यूज किस में होता है, फ्रेगनेंस में। किस में यूज होता है, फ्रेगनेंस के अंदर, ठीक है। और ये कह सकता हूं कि इस लेवेंडर का और कहां यूज होता है, तो याद रखना, इसका कुछ जो हमारे स्पाइसी फूड होते हैं ना, उनके अंदर भी स्पेसिफिक फूड होते हैं, उनमें भी यूज कर लेते हैं। और याद रखना, इसी लेवेंडर का यूज होता है किसमें, मेडिसिन के पर्पज से, इससे दवाइयों को या दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे पास होता नहीं था, हमने बाहर से लेकर आए और इसको लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं कहूँ कॉफी यहाँ नहीं होती थी, बाहर से लाई गई और बाद में यहाँ पर उसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया, ठीक है। जैसे आलू हमारा यहाँ का थोड़ी है, आलू तो पुर्तगीज लेकर आए थे। अगर पुर्तगीज आते ही नहीं तो हमारे यहाँ पर आलू नहीं होता कभी, ठीक है। जैसे ओपियम है ना, जो चरस गांजा होता है, वो सारा कौन लेकर आया, तो पुर्तगीज लेकर आए। अगर वो ना आते तो ये सब आती नहीं यहाँ पे। तो ऐसे ही जो कल्टीवेशन की बहुत सारी चीजें होती है जो बाहर से लाई जाती है, उनके बारे में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो लेवेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इस लेवेंडर की वजह से बहुत सारे लोग जो वहां पर छोटे छोटे फार्मर थे, वो आज बिजनेसमैन बन चुके हैं, बहुत पैसा कमा चुके हैं। हाँ, आपने देखा होगा हमारा एक नोट भी है करेंसी का, जिसका कलर कैसा है, लेवेंडर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन से रुपीज के नोट का कलर कैसा है, लेवेंडर है, ठीक है। और याद रखना, जब ये नोटबंदी हुई थी और ये जब ये नए नोट आए थे, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया था किस नोट के ऊपर कौन सा कलर है। तो प्लीज इस बात को अच्छे से पढ़ लेना, इसको ढूंढ लेना, लिख लेना, कौन सा नोट पे कौन सा कलर बना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। और इसका कौन सा, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। अब हुआ क्या, इससे वहां के लोगों को पैसा मिलने लगा, क्योंकि इसकी मेडिसिनल और बहुत सारी वैल्यू है। और कहां पर होता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। और आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि एक फेस्टिवल होता है जो 7 दिन तक चलता है, ठीक है। किस महीने में, किस दिन से किस दिन तक वो लेवेंडर फेस्टिवल चलता है, वो आप लोग मुझे ढूंढ कर बताओगे। कई बार पूछ लेता है लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का, कब सेलिब्रेट होता है, तो वो डेट आप मुझे बताओगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इंडिया अचीव्स टारगेट टू एलिमिनेट, देखो एक्चुअल में है क्या, एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, काला अजर, ठीक है। ये जो काला अजर है, एक्चुअल में
जो काला अजर है इसका दूसरा नाम क्या है याद रखना, इसी को कहते हैं ब्लैक फीवर। क्या कहते हैं? ब्लैक फीवर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? डम फीवर। क्या कहा जाता है इसको? डम फीवर भी कहते हैं। अब समझना इसमें होता क्या है, ये होता किसकी वजह से है, तो याद रखना जो फीमेल सैंड फ्लाइज होती है ना, वो इसको कैरी करती है। और इसमें होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि अगर आपने टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आपकी डेथ फिक्स है। ठीक है, जैसे कि इबोला, जीका जैसे वायरस में होती है। और याद रखना ये कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। अगर आपसे पूछे दुनिया में सबसे कह सकता हूं कि मोस्ट डेडलीस्ट जो पैरासाइटिक बीमारी है वो कौन सी है, तो मलेरिया। और अगर आपसे पूछे सेकंड डेडलीस्ट पैरासाइटिक डिजीज कौन सी है आफ्टर मलेरिया, तो याद रखना वो कौन सा है? काला अजर। ठीक है, और ये काला अजर में हुआ क्या कि इंडिया ने इसको क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है प्लीज याद रखना, कई बार ये डिजीज के साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। क्या नाम है? विसेरल लेशमानियासिस। क्या नाम है इसका? लेशमानियासिस। ठीक है, अब समझना इंडिया में ये कौन से वायरस की वजह से होता है, तो इंडिया में इसका रीजन ये नहीं है। इंडिया में जो वायरस है वो है विसेरल, और लास्ट में लेशमानियासिस की जगह क्या आ जाएगा, या सॉरी लेशमानियासिस डोनोवानी। क्या नाम है उसका? लेशमानियासिस डोनोवानी। ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के रीजन में इस डिजीज को फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। याद रखना कई बार पूछ लेता है टीबी, है ना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस किस वायरस से होता है, इसका एंड ईयर कौन सा है, तो 2027 एंड ईयर कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी 2025 बाद में चेंज हो गया था। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, उसको एंड करने का लास्ट ईयर के बजट में हमने फिक्स डेट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2047 तक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनके हमने एलिमिनेशन के टारगेट बना रखे हैं। और अभी हमने किसको एलिमिनेट कर दिया, तो कौन सी डिजीज है, तो आपकी काला अजर, जिसका दूसरा नाम क्या है? डम फीवर, या इसी को हम क्या कह देते हैं? ब्लैक फीवर भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। फिजिसिस्ट पीटर हिग्स, देखो आपने ये शायद पढ़ा होगा, पीटर हिग्स, इसने क्या किया, एक पार्टिकल की इन्वेंशन की होती है जिसको नाम दिया गया गोड पार्टिकल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा गोड पार्टिकल समझा देता हूं होता क्या है। गोड पार्टिकल का मतलब है ये 130 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंगर होता है किससे, तो आपके प्रोटॉन से। ठीक है, पढ़ा होगा ना, साइंस के जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सब चीजें। अब इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझना ये प्रोटॉन से कितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है, तो 130 टाइम्स। देखो होता क्या है, मैंने कहा कि यहां एक एटम है। ठीक है, और ये एटम यहां गया और एक ये दूसरा एटम है, ये इधर मूव कर रहा है, ये उधर मूव कर रहा है। इन दोनों को मैंने बीच में क्या करवा दिया? टकरा दिया। और टकराने के बाद इनके आसपास क्या जनरेट हुआ होगा? एक फील्ड जनरेट हुआ होगा। ठीक है, और उस फील्ड जनरेट होने से वहां पर दोनों की एनर्जी निकली होगी, और जब एनर्जी निकली होगी तो उसी को कंसिडर किया गया कि ये कहां पर हुआ होगा, तो आपने एक नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी। और ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ये कब दी गई थी, तो 1966। कौन लेकर आया था इसको? जॉन लेमेंटियर। कौन लेकर आया था? जॉन लेमेंटियर। और 1967 में इसी को मॉडिफाई कर दिया था किसने? तो वैगनर ने। ठीक है, अब समझना इसमें क्या था, इन्होंने बिग बैंग में क्या बताया कि सबसे पहले यूनिवर्स एक गोला था, उसमें ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद जो एनर्जी निकली उसके साथ साथ धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो गई। ऐसा ही कुछ बताया था लगभग 14 to 15 बिलियन ईयर एगो। इसमें भी इन्होंने यही प्रूव करने की कोशिश की कि जब दो पार्टिकल्स को ऐसे टकराओगे तो उसके बाद जो प्रोटॉन पार्टिकल्स को टकराओगे तो जो नया पार्टिकल जनरेट होगा उससे, है ना, उसके आसपास जो नया इफेक्ट जनरेट होगा कहीं ना कहीं वैसा ही कहां हुआ होगा जब यूनिवर्स बना होगा। तो इस यूनिवर्स बना मतलब हम क्या मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स को किसने बनाया? भगवान ने, है ना। हम ऐसा ही मानते हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजन में हो, मान लो ये पर्सन हमारे यहाँ का नहीं है लेकिन ये किसी ना किसी धर्म को तो मानता ही होगा, और उस धर्म में भी यही लिखा होगा कि उन्हीं के भगवान ने धरती को बनाया होगा, यूनिवर्स को बनाया होगा। तो वो जो नया पार्टिकल बना जिसकी वजह से ऐसा माना गया कि हो सकता है कि उस समय यूनिवर्स बना, तो उसी पार्टिकल को नाम दे दिया क्या? गॉड पार्टिकल। और ये ढूंढा किसने होता है? तो क्या नाम है इसका? पीटर हिग्स। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? याद रखना, गॉड पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को हम कह देते हैं
हिग्स बोसोन। और ये जो बोसोन है ना, इसी बोसोन पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो कि प्रोटॉन से इतना ज्यादा पावरफुल है। और याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, इस चीज को ढूंढने में। हालांकि ढूंढा इन्होंने होता है, मैं ये भी कह सकता हूं। और इनको याद रखना, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है ना, तब ये न्यूज में आ चुके हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है उसके बारे में पूछ लेता है हमसे, ठीक है। तो इनके बारे में एक बात और ध्यान रखना, 2013 का जो नोबेल प्राइज था, वो फिजिक्स का किसको मिला होता है, तो इन्हीं को मिला होता है, ठीक है। और आपको पता है नोबेल प्राइज और ये सब भी पूछ लेता है एग्जाम में। भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला होता है, तो आई थिंक आपको पता होगा किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस बात के लिए मिला था, 1913 में मिला था। किस बात के लिए, लिटरेचर में मिला था। और उनकी बुक कौन सी बुक थी, गीतांजलि। कौन सी बुक के लिए मिला होता है, गीतांजलि बुक के लिए, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में पहला किसको मिला होता है, सीवी रमन। और सीवी रमन को क्यों मिला होता है, क्योंकि इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, रमन इफेक्ट, ठीक है। और रमन इफेक्ट के बाद इनको 1930 का क्या दे दिया गया, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। एशिया का पहला होता है, इंडिया का पहला होता है। और वैसे अगर पूछे इंडिया का पहला तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा होता है, हमारे इंडिया का नेशनल एंथम और उसके साथ साथ बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम इन्होंने ही लिखा होता है, आमेर सोनार बांग्ला। और हमारा कौन सा, जनगण मन अधिनायक। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना, इस पर्सन को थोड़ा सा याद रखना कि इन्होंने क्या ढूंढा होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन भी बनता है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि ये जो गॉड पार्टिकल है ना, इसके लिए यूरोपियन यूनियन का एक देश है ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने क्या किया, अपने उस कंट्री में 100 मीटर नीचे है ना सरफेस के, ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जो मैं हिग्स बोसोन पार्टिकल वाली बात कर रहा हूं। आप मुझे उस कंट्री का नाम ढूंढकर बताओगे। लास्ट ईयर भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, हमने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आज का क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन इसको आंसर कर पाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। वैम्पायर वीड थ्रेटन्स राइस प्रोडक्शन। देखो अफ्रीका में, पहले ये बताओ वैम्पायर क्या होते हैं। आप लोगों ने बहुत बार मूवीज में देखा होगा है ना, ओरिजिनल है ना, वैम्पायर डायरीज, दुनिया भर की आपने वैम्पायर की मूवीज देखी होंगी। होते क्या है लोग, ये ह्यूमैनिटी को थ्रेट करने वाले हैं ना, कि अगर मान लो यहाँ पर वैम्पायर है तो तुम लोग खत्म है ना, तुमको मार देंगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारा खून पी जाएंगे, ऐसा सुना होगा। तो ये भी एक ऐसा पेड़ है जो अपने आसपास जो चावल के पेड़ होते हैं ना, उनको खा जाता है, खराब कर देता है। तो इसको नाम क्या दिया गया, तो इसको नाम दिया गया वैम्पायर वीड, ठीक है। और ये किसको खराब कर रहा है, राइस को। बात समझ में आ रही है ना। अब ये कहां पर हो रहा है, अफ्रीका के अंदर। और इससे होगा क्या कि जो अफ्रीकन कंट्री है उसके अंदर इतना ज्यादा फूड, मतलब कि वेस्टेज तो तब होगा ना जब बनेगा, ये बनने ही नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं जो मैं कह सकता हूं हंगर है ना, जो हंगर है, या कह सकता हूं कि जो भूखमरी है ना, उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ये भी हो सकता है। तो हमें इसको एलिमिनेट करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या नाम है उसका, तो वैम्पायर वीड, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो आप लोग मुझे ढूंढकर बताओगे। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इस न्यूज के जस्ट बाद पहली लाइन में इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताओगे कि ये क्या नाम है उस वैम्पायर वीड का, ठीक है। किसके लिए है, तो राइस के लिए है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, ट्यूनिंग इनटू बेटर फ्यूचर। देखो एक्चुअल में क्या है, आज के दिन अगर तुम देखोगे तो हम एक बहुत अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है, एआई होगा है ना। मैं बैठा हूँ, मेरा जो आई ग्लास है ना, इनके अंदर एआई फिट है। मैंने कहा कि मुझे मूवी देखनी है, तो मैंने सोचा इसमें मूवी चल गई है ना। तो ये सब फ्यूचर हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हर इंसान ऐसा देख रहा है क्या, नहीं। ऐसी कुछ ट्राइब से ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए कह रहा था, ट्राइब्स बहुत बार न्यूज में रहता है और पक्का पूछने के चांसेस होते हैं। ये जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, इनको मेन स्ट्रीमलाइन से जोड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट इनको रिजर्वेशन और फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो आज अगर तुम देखोगे तो एक ट्राइब है जिसका नाम क्या है, जेनु कुरुबा। क्या नाम है इसका, जेनु कुरुबा। आपसे पूछेगा कि रिसेंटली जेनु कुरुबा अभी न्यूज में देखा गया था, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो याद रखना कौन से स्टेट में है, कर्नाटक, ठीक है। मेनली तो कर्नाटक में है, उसके बाद किस में है, तो केरला में, और उसके बाद को कहां पर मिलेगा,
तमिलनाडु। तो बेसिकली देखा जाए तो कहां पर है ये, तो आपके वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि देखो इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो ये हनी गैदरिंग का काम करते हैं, यानी कि इनका मेन जो काम है ना वो यही है कि जंगलों से शहद इकट्ठा करना और उसको बेचकर पैसा कमाना, ये सब। अब सोचो, एक तरफ हम सोच रहे हैं कि एआई का जमाना आ चुका है ना, कि मेरी सन की मेरा जो आई ग्लास है इसके अंदर एआई फिट है, मैं यहीं से मूवी देख रहा हूँ सोच सोच के। एक तरफ वो लोग हैं जो आजकल जंगलों में रह रहे हैं, सिर्फ उनका काम ये है कि शहद मिल गया तो बेच दिया, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है, और यही वजह थी कि हमारी गवर्नमेंट क्या लेकर आई, रिजर्वेशन लेकर आई, ताकि इन लोगों को मेन स्ट्रीमलाइन से जोड़ा जा सके, और एक बार अगर जुड़ गए तो फिर उसको आरक्षण को या जो रिजर्वेशन है उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, और अब फिर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर रिजर्वेशन को बंद क्यों नहीं कर देते। फिर वही बात आती है, कहां पर चला गया, पॉलिटिक्स में। क्योंकि आप देखोगे बड़े बड़े लीडर्स, इवन हमारे पीएम है, वो कहते रहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं ये हूं, तो वो खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, जो हमारा ट्राइब है कौन सा है, जेनु कुरुबा। और जेनु का कन्नड़ में मतलब क्या होता है, हनी। ठीक है, और कुरुबा का मतलब क्या होता है कि उसको गैदरिंग करना या कम्युनिटी। ठीक है, और याद रखना ये छोटे छोटे घरों में रहते हैं, इन घरों को क्या कहा जाता है, हाडा। क्या कहते हैं, हाडा। ये जो सेटलमेंट है इसको हाडा कह देते हैं। जैसे कई बार पूछ लेते हैं इग्लू। इग्लू क्या होता है, जो ग्रीन आइलैंड, या मैं कह सकता हूं कि जो बर्फ के इलाके में जो लोग रहते हैं ना, वो जो घर बनाते हैं ना बर्फ से ढके हुए घर, उनको इग्लू कह देते हैं। तो वहां पर भी एक ट्राइब रहता है, एक जनजाति रहती है। ठीक है, सेम ऐसे इनको क्या कहते हैं, जहां पर ये रहते हैं तो उसे थाड़ा कह देते हैं। ठीक, सॉरी, हाडा कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। देखो उसके बाद आता है कौन सा, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस रामदेव अपोलॉजी। देखो होता क्या है कि रामदेव बाबा जो है ना, उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मिसलीड करने वाली एडवर्टाइजमेंट दी। जैसे आपने कोविड-19 के टाइम पर देखा था कि पूरी दुनिया ढूंढ रही थी कि कोरोना को कैसे मारा जाए, और बाबा रामदेव ने एक प्रोडक्ट बना दिया कोरोनिल, और कह दिया कि तुम ये प्रोडक्ट खरीद लो, 534 रुपए का है, तुम्हारा कोरोना चला जाएगा। अब सोचो कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, एक ऐसा पर्सन हूँ जो मुझे ये जो स्वदेशी चीजें जो बेची जाती है मुझे अच्छी लगती है कि भाई मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, इंडिया को प्रमोट कर रहा हूँ, और मैंने खरीद ली। अब उसका कोई साइंटिफिक वो तो है नहीं, मान लो उसके खाने से मैं मर गया जबकि कोरोना से नहीं मरता, तो उस बात का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या रामदेव रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है? तो देखा जाए तो सरकारी रिस्पॉन्सिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कल कि जो आपका रामदेव वाला केस था उसके अंदर कहा कि तुम तो कर रहे थे, वो कर रहे थे, तुमसे तो हम अलग से निपटेंगे। उसके अलावा उन्होंने सीधा सीधा किससे सवाल कर दिया कि जो हमारा उत्तराखंड है यूके, उसकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, क्योंकि आपने देखा होगा इनकी जो फैक्ट्रीज है वो हरिद्वार के अंदर है ना, उत्तराखंड के अंदर, तो सीधा सीधा वहां की अथॉरिटीज को टारगेट किया गया कि तुमसे हमें हिसाब चाहिए कि तुमने कैसे अप्रूव कर दिया किसी प्रोडक्ट को, अगर इससे कुछ नुकसान होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो हालांकि ये जो न्यूज है आगे तक चलेगी, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनता है तुम्हारे यहाँ पर कि जो हमारी हेल्थ है, इस हेल्थ के बारे में क्या कोई सोचता नहीं है क्या? तो याद रखना आपकी जो हेल्थ है ना, राइट टू हेल्थ, ये किस में आता है? तो आपके जीने के अधिकार में आर्टिकल 21 में आता है। और 21 क्या कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, लेकिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है जहां पर तुम्हें अच्छी क्या मिले, हवा मिले, अच्छा पानी मिले पीने को, अच्छी तरह से रहना मिले। लेकिन समझना ऐसा नहीं है। और इसका मैं फेमस केस कई बार बता चुका हूं, कौन सा? जैसे कि विजय माल्या का केस है ना। विजय माल्या को कहा गया था कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यूके गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक हम भेज देंगे, लेकिन उसने वहां पर एक अपील लगा दी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारत की जो तिहाड़ की जेल है उसके अंदर इंसानों के रहने की जैसी कंडीशन ही नहीं है, वहां पर हवाई अच्छे से नहीं आती तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। तो वहां से जब कुछ ऑफिशियल्स यहाँ घूमने आए तो उन्होंने देखा कि रियल में ऐसा है, तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि हम इसको नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर राइट टू हेल्थ या राइट टू लिव तो है ही नहीं। तो राइट टू लिव है ना, उसी में क्या आता है, राइट टू हेल्थ, जीने का अधिकार। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। और आपको पता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो आप सीधे सीधे कहां पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 में लिखी हुई है 5 रिट, आपको रिट प्रोवाइड करता है जो आपको फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन से बचाती है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दोबारा से केस बनेगा तो हम इसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे, अभी इनका फैसला हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये बाबा रामदेव, जैसे कि मान लो इन्होंने कह दिया कि ये आंवला है, ठीक है, अब इसमें ये नहीं पता कितना परसेंटेज आंवला है। अब मान लो इसमें 5% तो आंवला है, लेकिन 95% ऐसे प्रोडक्ट इसमें मिला रखे हैं, तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही हो,
ठीक है ना। जैसे मान लो इन्होंने कह दिया कि ये साबुन, अब इसमें ये तो जरूर थोड़ी है कि महक तो आ रही है साबुन की जैसी, लेकिन उसमें क्या प्रोडक्ट है तुम्हें नहीं पता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इनके पास, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखना, याद रखना। हमारे यहाँ पर एक एक्ट भी है जिसका नाम क्या है कि जो हमारा मेडिसिन एंड रेमेडीज एक्ट आया था, जो कब आया था 1954 में, वो भी इन सबको जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है उनको ब्लॉक करने की बात करता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इजराइल डिप्लॉयज सी डोम डिफेंस सिस्टम। देखो सी डोम क्या होता है, तो एक्चुअल में आपने एक नाम सुना होगा, आयरन डोम, ठीक है। आयरन डोम क्या होता है, तो आयरन डोम ऐसा समझ लो कि एक मान लो यहां पर तुमने आयरन डोम इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, और यहां से कोई तुम पे मिसाइल छोड़ रहा है, तो यहां से ये जो आयरन डोम है ना, इसमें से एक मिसाइल निकलेगी और सामने वाली मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसे मैंने क्या कह दिया, एयर डिफेंस सिस्टम। क्या नाम दे दिया, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और ये किसका है, इजराइल का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है दुनिया के अंदर। अब इसी का एक सी वर्जन है, या इसी का एक नेवल वर्जन है, जो हमारी नेवी की शिप वगैरह होती हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। उसका नाम क्या है, सी डोम। बात समझ में आ गई क्या कि किस लिए यूज हो रहा होगा, लड़ाई चल रही है तो उन्होंने सी डोम को यूज कर लिया, तो पहली बार आया तो हमें पता चल गया सी डोम क्या है, तो आयरन डोम का छोटा भाई है जो नेवी में जॉब करता है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है, तो आपने नाम सुना होगा आकाश, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, त्रिशूल। आकाश क्या करता है, तो लगभग 25 किलोमीटर की रेंज तक काम करता है, और त्रिशूल लगभग 9 किलोमीटर तक काम करता है, ठीक है। अभी हमने खुद का मैन पोर्टेबल भी बनाया था, है ना, मैन पोर्टेबल भी बनाया था जो डीआरडीओ ने बनाया था, और इंडियन आर्मी को लास्ट 2023 के जनवरी में इंडियन आर्मी को दे दिया था, ठीक है। वो कौन सा था, तो उसका नाम था वी सोर्ड। क्या नाम था, वी सोर्ड। और ये मैन पोर्टेबल था, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 6 किलोमीटर लगभग, मतलब आप कंधे पे रखकर भी इसको ऊपर हवा में चला सकते हो, 6 किलोमीटर की रेंज में ये काम कर सकता था, ठीक है। और अगर पूछे सबसे हाईएस्ट रेंज का कौन सा इंडिया के पास, तो S-400 है, और S-400 हमारा खुद का नहीं है, ध्यान रखना, ये हमने रसिया से खरीदा हुआ है, ठीक है। 5 है हमारे पास, ये लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक अगर कोई हम पे अटैक करता है, या यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भी हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर कोई मिसाइल हमारी तरफ आती है तो, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इजराइल्स आयरन डोम। देखो जैसे आयरन डोम है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से फायरिंग हुई, ये तुम्हारा मान लो क्या लगा हुआ है, आयरन डोम लगा हुआ है, तो इधर से मान लो इधर से इनकमिंग है, इधर से तुमने क्या किया, इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी और बीच में इसको खत्म कर दिया। जैसे रामायण में देखी होगी ना, इधर से रावण तीर छोड़ रहा होता है, उधर से भगवान श्री राम तीर छोड़ रहे होते हैं, और बीच में जाकर दोनों टकरा जाते हैं और एक साउंड की आवाज आती है, देखा होगा ना रामायण के अंदर। बस सेम वैसा ही सीन है किसमें, आयरन डोम के साथ, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंडियाज जगजीत पवाडिया, इनको क्या किया गया, री इलेक्ट कर लिया गया 3rd टर्म के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। देखो ये जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है ना, ये बना कब था, 1961 में। इसकी अगर पूछे टोटल कितने मेंबर है, तो 13 मेंबर है इसमें, और यूनाइटेड नेशन ने ही इसको बनाया होता है बेसिकली, ठीक है। और ये किसके साथ मिलकर काम करता है, WHO के साथ मिलकर काम करता है। WHO कब बना था, 7 अप्रैल 1948, ठीक है। और इसका तो अभी WHO का वर्ल्ड हेल्थ डे भी गया था 2-4 दिन पहले, ठीक है ना। अब समझना कि ये करता क्या है, पूरी दुनिया में जो ड्रग्स होते हैं ना, उनसे या उनकी जो सेलिंग होती है, बाइंग होती है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मैं भारत की बात कर लेता हूं, तो भारत में आपने नाम सुना होगा NDPS, और NDPS कब आया था, 1985 के अंदर। सुना होगा ना कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट के साथ पकड़े जाते हो, पुलिस पकड़ लेती है, तो आपके ऊपर सीधा क्या लग जाता है, NDPS लग जाता है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये डिपार्टमेंट क्या करता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे यही करता है। तो अभी इसकी जो हमारी इंडिया की जो है जगजीत पवाडिया, इनको क्या कर दिया गया, इनका हेड बना दिया गया। तो आप प्लीज इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन कब बना होता है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। और इसके मेंबर कितने हैं, 193 + 2, 193 परमानेंट और 2 क्या है इसके ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। Why India should cut down on its salt intake। देखो होता क्या, नमक की बात कर रहा है। अभी समझना, एक रिपोर्ट आई है WHO की, है ना, वही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हेल्थ की बात होगी वही आएगा। इसने कहा है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको पर डे
मैक्सिमम 5 ग्राम नमक का यूज करना है। अगर आपने 5 ग्राम से ज्यादा नमक का यूज कर लिया तो आज नहीं 10, 20, 30, 40 साल बाद आपके शरीर पर, आपके सिस्टम पर ऐसा इफेक्ट होगा कि वो इरिवर्सिबल होगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इस नमक को खाने का, NaCl जिसको हम बोल देते हैं, इससे होता क्या है कि धीरे धीरे ब्लड में पहुंचता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप इसको 5 ग्राम से ज्यादा खाते हो तो आपको हार्ट स्ट्रोक आने की प्रॉब्लम हो जाती है, या मैं कह सकता हूं कि आपको या कार्डियक अरेस्ट वगैरह होने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब समझना इसमें होता क्या है, इंडिया का जो लेवल है ना, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का हर आदमी, मैं भी, तुम भी, सब दिन में कम से कम 10 से 12 ग्राम नमक खाते हैं। हमें खाना कितना चाहिए? 5 ग्राम से कम। तो ये न्यूज़ तो न्यूज़ है ही, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आज ही से कसम खा लो कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक तो खाना ही नहीं है, ठीक है। जितनी नमकीन खाते हो, जितना तुम बाहर की चीजें खाते हो, सीधा सीधा नमक ही जाता है और अल्टीमेटली ये तुम्हें क्या करेगा, ऐसी डिजीज देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। कब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सुनते हो ना कि जिम करता था, 35 ईयर एज का था, 30 ईयर एज का था, अच्छे से जिम करता था, अच्छी बॉडी थी, फिर भी हार्ट स्ट्रोक आ गया, फिर भी डेथ हो गई। क्या है उसके रीजन? तो ये उसके हिडन रीजन है, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, एक अलार्मिंग साइन है हमारे इंडिया के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, आपने एक डिपार्टमेंट सुना होगा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? डावोस, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका हेड कौन है? तो आपने नाम सुना होगा, क्लाउस शेवाब, ठीक है। अब हुआ क्या, इसने या WEF ने बताया कि इंडिया में 2012 से लेकर यानी 2012 से 2030 तक हमारी इंडिया की इकोनॉमी का 12 ट्रिलियन, ठीक है, 12 ट्रिलियन जो डॉलर पैसा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। किसके अंदर? हेल्थ के अंदर। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत खराब है, ठीक है। यानी कि हम अपने बीमारियों के ऊपर इतना पैसा खर्च चुके होंगे, अगर हम इसको बचा ले तो हमारा देश कितनी तरक्की कर सकता है, आप भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलार्मिंग साइन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हमें क्या करना है, इसको इनटेक को कम करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। द एडवेंट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ। देखो ये कैसे बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने कहा वन हेल्थ का मतलब क्या है, मैंने कहा एक तरफ लिखा ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, दूसरी तरफ लिख दिया मैंने एनवायरमेंट हेल्थ, ठीक है, तीसरी तरफ लिख दिया मैंने एनिमल हेल्थ। तो अगर मैं चाहता हूं ना कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा। ये तीनों इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे तो मैं एनिमल को अच्छा रखूं, क्योंकि तुमने देखा होगा कोविड-19, बताओ कोविड-19 के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने ऐसी चीजों को, ऐसे जानवरों को खाया जिनसे वायरस हमारी बॉडी में आया और हमारी बॉडी से हर दूसरे इंसान को फैल गया। तो अगर हम एनिमल हेल्थ को ध्यान में रखें अच्छे से तो हम ह्यूमन हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम ह्यूमन हेल्थ को अच्छा रखें तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ह्यूमन हेल्थ कैसे अच्छी होगी? जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने प्लास्टिक के बारे में बताया था, हम प्लास्टिक यूज करना ही बंद कर दें। तो जब प्लास्टिक यूज ही नहीं करोगे तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली बंद हो जाएगा वहां पे। जब मार्केट में चीज ही नहीं बिकेगी तो बनाएंगे क्यों? बात समझ में आ रही ना। सप्लाई ही, जब डिमांड ही आना बंद हो जाएगी तो सप्लाई बंद हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट वैसे ठीक हो गया, क्योंकि प्लास्टिक कहाँ तक पहुंच गया, तुम यूज इतना करते हो। अगर एक 10 रुपए का, एक 10 रुपए की चॉकलेट भी लेते हो बच्चों के लिए तो उसको वो भी पॉलीथीन में पैक करा के ले जाते हो। तो ये अगर हम ऐसा करना ही बंद कर दें, अगर हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ भी अच्छी हो गई। और अगर हम इसको ध्यान में रखें तो ये भी अपने आप अच्छी हो गई। और अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये भी अपने आप अच्छा हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को ही अच्छे से संभाल के रखना है। और संभाल के रखने का मतलब क्या है कि हमें इनको अच्छे से सेफ रखना है। जैसे आपने सुना होगा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसके अंदर जो एनिमल पेंडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनिशिएटिव चलाया गया, जिसमें कहा गया, कब चलाया गया आपने नाम सुना होगा, लंपी वायरस आया था लास्ट टाइम, लंपी वायरस। इसमें क्या हो रहा था कि जो गायें थी उनके अंदर वो वायरस के जो सिम्टम थे वो दिख रहे थे और उनकी डेथ हो रही थी। अब हमने सोचा 2 लाख से ज्यादा गाय डेथ हो गई। अब इंडिया में मिल्क की कमी आ गई, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब जब मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हमें क्या चाहिए, हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो हमने क्या किया, एनिमल
पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया कि अगर कभी भी ऐसा कुछ पेंडेमिक आता है तो उससे हम पहले से अवेयर रहें और उसको जल्दी से खत्म कर दें। जैसे कोविड-19 से बचने के लिए 15 कंट्रीज ने एक कॉमन लैब बना रखी है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है, जिसमें 15 कंट्रीज प्लस उसके अंदर मेंबर हैं, जिनका काम यही है कि अगर कोई डिजीज इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती है तो इससे पहले वो पेंडेमिक बन जाए, उसको वहीं पर दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जल्दी से उसकी वैक्सीन ढूंढ ली जाए, उसका इलाज ढूंढ लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी इनिशिएटिव जो हम किसके लिए चलाते हैं, वन हेल्थ के लिए। ठीक है ना। और अगर बात करें ये सारा प्रोग्राम कौन करता है, तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और इसी के अंदर कौन सा आता है, तो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा आता है, 48, जो कि एनिमल हस्बेंड्री और आपके एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बातें करता है। तो 2-4 बातें ध्यान रखना, और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको प्लीज एक बार आप भी जाकर पढ़ लेना कि क्यों हमें नीड है। ये ग्लोबल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वन हेल्थ। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एनवायरमेंट हेल्थ। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर अगर तुम नहीं करोगे, ठीक है, सोइल को पोल्यूशन नहीं करोगे तो एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। ह्यूमन वेस्ट को अगर आप अच्छे से डिस्पोज कर दोगे तो एनवायरमेंट खुश रहेगा। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये सारे आपस में लिंक है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट एमर्जिंग एज टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट है वो आजकल बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए एमर्ज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कह सकता हूं कि मैं, हमारी पीआईबी की न्यूज है ये। ठीक है ना, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, याद रखना नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट है, टोटल 7, और हम 7 स्टेट को क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। ठीक है, आपको इनके नाम, इनकी कैपिटल एटलीस्ट याद होना चाहिए, और किस स्टेट से, किस कंट्री से कौन सा स्टेट बाउंड्री लगाता है। अरुणाचल प्रदेश किससे लगाता है, भूटान, और ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, अब समझना कि जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ रहे हैं तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इंडिया के टूरिस्ट की बात करूं तो समझना, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया के अंदर 40 मिलियन जॉब थी जो सीधी डायरेक्टली लिंक कर रही थी किससे, टूरिज्म इंडस्ट्री से। तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है ना, इसमें 40 से 50 लाख या मिलियन लोग इसमें काम करते हैं, लाख नहीं मिलियन लोग इसमें जॉब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इतना बड़ा, इतना फेमस क्यों है, तो देखो आपने देखा होगा ताजमहल। ताजमहल किस में आता है, 7 वंडर्स में आता है। ठीक है, ताजमहल और किस में आता है, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है। किस में आता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट। आपको पता है कि यूनेस्को क्या है, तो ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है कि दुनिया भर की घूमने लायक, हेरिटेज क्या होता है, घूमने लायक विरासत वाली जगह। तो लोग जब जाते होंगे तो घूमने जरूर जाते होंगे। तो आप इमेजिन करो दुनिया भर की यूनेस्को हेरिटेज साइट में 42 साइट इंडिया की हैं। तो जब कोई अमेरिका का आदमी सुबह सुबह सोचता होगा कि चलो घूमने चला जाए दुनिया में, तो चलो इंडिया चलते हैं, तो इंडिया का नाम लेते ही वो डालेगा सबसे पहले कौन आएगा, ताजमहल। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे साइट्स हैं वो सारी की सारी आएंगी। तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और इसके लिए सरकार भी बहुत सारे इनिशिएटिव करती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, उड़ान। सुना है क्या, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। यानी कि आपको अगर आप हवाई चप्पल भी पहनते हो तो आप भी क्या कर सकते हो, ट्रेन, उसमें प्लेन में सफर कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे वर्जन आ गए। अब तो उड़ान 5.1 भी आ चुका है, जिसमें हेलीकॉप्टर को भी ऐड कर दिया गया। इसके अंदर 25 कंसेशन देगा इस स्कीम के अंडर। मतलब सरकार चाहती है कि आप पूरा देश घूमो, आपको AC3 का जो टिकट होता है ना, उसके बराबर हम फ्लाइट की टिकट देंगे इस स्कीम के अंडर। लेकिन तुम घूमो, लेकिन तुम घूमोगे तो क्या होगा, तुम वहां पर पहुंचोगे, तुमने वहां पर ऑटो लिया, उसका पैसा बनाया उसने, आपने होटल लिया, वहां की इकोनॉमी बढ़ी, आपने खाना खाया। ठीक है, आप वहां पर घूमे, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी बूस्ट करने के तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारी स्कीम चलाती है, जैसे सरकार प्रसाद स्कीम लेकर आई थी। ठीक है ना, तो बहुत सारी इनिशिएटिव भी सरकार ने चला रखे हैं। उड़ान कब आया था, तो याद रखना 2017 में स्टार्ट किया गया था, 2017 में। इसका क्या, कौन सा वर्जन आ चुका है, 5.1 भी आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं। और हेरिटेज साइट कितनी है, 42। सबसे पहली कौन सी थी, तो सबसे पहले 1983 में आई थी। कौन सी, तो आपकी ताजमहल। ठीक है, अजंता एलोरा केव्स, ताजमहल, ये सारी किस में ऐड की गई थी, यूनेस्को हेरिटेज साइट में। अभी लेटेस्ट 42वीं 42nd कौन सी ऐड की गई है, तो 42nd में कौन सा है, होयसाला टेम्पल्स। कौन से हैं, होयसाला टेम्पल्स, जो कि कहां पर बने हुए हैं, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। और याद रखना आपका जयपुर शहर, जहां पर हम खड़े हैं अभी, ये तुम्हारी जयपुर सिटी भी किस में आती है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में आती है, जो 39 नंबर पे, 38 या 39 नंबर पे बनाई जाती है। ठीक है, हेरिटेज साइट में आती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। जॉब्स इन्फ्लेशन की इश्यूज इन लोकसभा पोल्स। देखो अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं
और लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है, जॉब्स का, सरकारी नौकरियों का, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सबसे ज्यादा है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो आपने कल परसों ही पढ़ा था, एक डिपार्टमेंट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये बना कब था, तो ये 1919 में बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसी के नाम पर 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब समझना हुआ क्या इसके अंदर, ILO के अंदर, कि इसने एक रिपोर्ट बताई और कहा कि इंडिया में 83 जो यूथ है ना, 100% में से 83% यूथ जो है ना इंडिया में, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। तो आज के दिन अगर मैं इलेक्शन की बात करता हूं ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अब इन्फ्लेशन, और इनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बस यही ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इलेक्शन इस बार कौन सी लोकसभा का है, 18th लोकसभा का, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था, हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि हमने अभी से क्या स्टार्ट किया है कि आपके द हिंदू भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम 20 क्वेश्चंस को भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम 20 क्वेश्चंस को भी साथ साथ प्रैक्टिस करने की कर लेते हैं इसके अंदर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग। आपने सुना होगा कि आजकल जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, उनका टाइम बहुत ज्यादा आ गया है ना, कि RBI भी कह रहा है कि हम भी कॉइन लॉन्च कर देंगे। तो ये जो जिग है ये किसकी है, तो याद रखना ये किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिम्बाब्वे ने, ठीक है। ये कल न्यूज में था, आपने सुना होगा, आज भी कई जगह पर इसको लिखा हुआ था। उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड इम्पोजिंग एन एंटी डंपिंग ड्यूटी। अभी हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। किसने इसको इम्पोज किया है, तो बताओ सही आंसर कौन सा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ट्रेड रेमेडीज, DGTR, जो 2016-16 में बना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेप्टिस फिलियरा रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है, तो याद रखना ये एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है, ठीक है। ये आपके एनवायरमेंट की न्यूज बनती है। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली विच कंट्री हैज इन्वोक्ड द पीस क्लोज फॉर द राइस एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। आपको पता है WTO कब बना होता है, 1995 के अंदर। और WTO के अंदर किसने इस मुद्दे को उठाया है, किसके लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि राइस के लिए एक वैम्पायर ब्रीड आ चुकी है, ठीक है। अब समझना ये किसने उठाया है, तो ये अफ्रीका नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया चाहता है कि राइस के लिए प्रॉपर लोगों को पैसा मिले, प्रॉपर लोगों को जो राइस का प्राइस है वो मिले, ठीक है, ताकि उसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्योंकि WTO है जो नहीं चाहता कि इनके फूड प्राइस बढ़े। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहाँ पर बढ़े, MSP तुमने दे दी, तो जो अफ्रीका जैसे देश है जहाँ पर खाने की कमी है, वहां पर पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाएगा। तो इन सबको बचाने के लिए सब होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। When is वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व एनुअली, कब होता है, तो याद रखना 10th अप्रैल। कल का जो दिन था वो किस नाम से मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे के नाम से। नेक्स्ट आते हैं हमारा, हु वाज ऑनर्ड विद द 2024 जॉन एल जैक, ठीक है, जूनियर अवार्ड, किसको दिया गया है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो याद रखना इसरो की जो चंद्रयान 3 की जो टीम थी ना, उसको दिया गया। और चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना कि ये लॉन्च कब किया गया था, 14th जुलाई को, पहुंचा कब था, 24th अगस्त को, और 23rd अगस्त को। और इसको क्या अनाउंस कर दिया गया, नेशनल स्पेस डे के नाम से अनाउंस कर दिया गया, ध्यान रखना, मोदी जी के द्वारा। और एक बात और ध्यान रखना, चंद्रयान 3 जहां पर लॉन्च हुआ था उसको क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जहां पर लॉन्च हुआ था, जहां पर वो गिरा था, उसको नाम क्या दिया गया, तिरंगा पॉइंट। उसको क्या नाम दिया गया, तिरंगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। और इनकी जो साइंटिस्ट की टीम थी उसको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर हैज एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, कहां पर, तो लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख के अंदर। रिसेंटली द बुक आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी रिटन बाय होम हैज बीन रिलीज। आपने देखा होगा डेमोक्रेसी, अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो एक बुक लिखी गई आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, किसने लिखी है, तो सैम पिट्रोदा इज द राइट आंसर।
ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेट द डिसीजन डिक्लेयरिंग द मदरसा एजुकेशन पॉलिसी। मदरसा जो थी या जो मदरसे जो होते हैं उनको जो यूपी की जो गवर्नमेंट थी या यूपी की जो हाई कोर्ट थी उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म कर दिया, लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने उसके डिसीजन पर स्टे लगा दिया। तो कौन से स्टेट की बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की। और मदरसा कौन से आर्टिकल के अंडर बनते हैं? तो आर्टिकल नंबर 30 के अंदर उनको बनाने की परमिशन है। उसके बाद कौन सा आता है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट प्रोग्राम किसका है? तो इसरो का। क्या है इसका पर्पज? कि देखो हमारा जो यूथ है ना उसको ये पता होना चाहिए इसरो क्या होती है, क्या काम करती है, स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसे होता है, कैसे साइंटिस्ट बना जाता है, कैसे तुम 12th के बाद इंजीनियरिंग के बाद कौन सा कोर्स करके वहां पर पहुंच सकते हो। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसरो एक प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। जैसे डिफेंस वाले प्रोग्राम करते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कीम, एक यूएस का एग्जाम होता है, हमारी डिफेंस फोर्सेस करती हैं, हर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाती है और वहां से बच्चों को पिक किया जाता है, जिनका इंटरेस्ट होता है उनका टेस्ट होता है, डेमो होता है और उसके बाद उनको एसएसबी वगैरह करा के उनको आर्म्ड फोर्सेस में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वो लोग जो भूल चुके हैं इन चीजों के बारे में उनको अवेयर करना, तो सेम ऐसे ही इसरो भी अवेयर करना चाहता है, तो उसने कौन सा प्रोग्राम चला दिया? स्टार्ट मिशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। आपको अवेयर करना जस्ट उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? सलार डे अटाकामा। देखो आज नमक की खबर पड़ी थी, सबसे ज्यादा नमक कहां पर है? तो सलार डे अटाकामा कहां पर है? तो अटाकामा डेजर्ट कहां पे है? चिली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं डोम एन एयर डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सी डोम की बात कर रहा है ना, तो किसकी? अभी पढ़ा था हमने न्यूज में, किसका है? इजराइल का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज इजराइल। नेक्स्ट है एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना नमक हमें खाना चाहिए? तो आज ही पढ़ा था हमने हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से बचने के लिए तो 5 ग्राम पर डे मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नमक खाओगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। अभी वन हेल्थ पढ़ा था ना जिसमें एनवायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ की बात कर रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम था ये किसने स्टार्ट किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड किसके साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसका पार्टनर और कौन है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हो, डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देता है। 1944 में फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, नेशनल सेफ मदरहुड डे आज ही है, कौन सा? 11th ऑफ द अप्रैल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं FSSAI। FSSAI क्या करता है कि जो हमारा फूड जो होता है, प्रोडक्ट होता है, उसकी सेफ्टी के बारे में बताता है। जैसे जितने भी आप वो खरीदते हो खाने के प्रोडक्ट है ना, फ्रूटी पी लिया आपने, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो उस पर FSSAI की मोहर लगी होगी, है ना। रेस्टोरेंट पे जाते हो तो अच्छे रेस्टोरेंट के ऊपर उसकी सर्टिफिकेट लगी होगी कि उससे अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इंडिया में ये खाने की परमिशन देता है कि भाई अच्छा खाना है, क्वालिटी खाना है, ये सब देखने का काम करता है। तो ये बना कब था? तो याद रखना इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 2008। और 2006 में इसका क्या हुआ था? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको पास कब किया गया, बनाया कब गया? 2008 में। 2008 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंटरनेशनल नारकोटिक्स क्राइम बोर्ड एस्टैब्लिश। अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1961 इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हेन वाज द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अभी पढ़ाया था ना बाबा रामदेव वाला केस, तो ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब आया था? 1954, जो आपको फेक एडवर्टाइज को ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? जेनु कुरुबा। अभी पढ़ा था हमने, बताओ क्या है इसका? आपको बातें समझ में आई होंगी। और अब से हम ऐसा ही करेंगे, द हिंदू एनालिसिस, और उसी के अंदर क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे, ताकि जब आप साथ साथ पढ़ो तो उसकी साथ साथ ही प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, चलिए मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।